चलें। नमस्कार। स्मृतिशेष मधुकर राव तामगाडगे ट्रस्ट का बहुत आभार। एक किताब के 100 साल होने पर यह आयोजन हो रहा है। उम्मीद है ऐसे और आयोजन आगे भी होंगे, जहां बाबा साहब के आर्थिक विचारों को तब के भी और आज के भी संदर्भ में समझा जाएगा। बहुत बहस होगी। हम एक ऐसे समय में हैं जहां उदारीकरण को सबसे अधिक व्यापक समर्थन मिलता है। इसके आने को लेकर ज़रूर भारतीय राजनीति में बहुत विरोध हुआ, मगर आ जाने के बाद इसे हर दिन गले लगाया जाता है। इस उदारीकरण ने कुछ हजार लोगों को करोड़पति तो बना दिया, मगर 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। सरकार भले ही इन्हें गरीब ना माने अपनी परिभाषा के अनुसार, मगर मुफ्त अनाज की ज़रूरत बता रही है कि 80 करोड़ लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुए। इसलिए आर्थिक सवालों को लेकर ऐसे आयोजन और होने चाहिए, ताकि ये सवाल खास विद्वानों के दायरे से निकलकर समाज के व्यापक हिस्से में भी पहुंचे और ऐसे आयोजन के जरिए अर्थशास्त्री, आर्थिक चिंतन करने वाले विद्वान समाज के बीच पहुंचे। 1923 में डॉक्टर अंबेडकर की यह किताब आई थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस। रुपए का संकट तो आज भी है। हम लोग कितना हंगामा करते हैं, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो गया, मगर हम बहुत जल्दी में इस बहस को ख़त्म भी कर देते हैं। एक चार्ट बना देते हैं कि भारतीय मुद्रा में गिरावट तो है, मगर बाकी मुद्राओं से कम गिरावट है। हम उसकी तह तक कभी नहीं जाते कि संकट कहीं और तो नहीं है। आपको मेरे बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मुझे अपने बारे में पता है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ। आज ज़रूरत है कि हम बाबा साहब के आर्थिक विचारों पर गहनता से विचार करें। कभी कोई विद्वान उनका नाम लेकर घनघोर, निर्बाध, बिना किसी रोक टोक के निजीकरण की वकालत करने लगता है, तो कभी कोई विद्वान उनका नाम लेकर सार्वजनिक कंपनियों की वकालत करने लग जाता है। उनकी आर्थिक सोच का अवसरवादी इस्तेमाल कोई नहीं रोक सकता, मगर उनकी तरफ लौटकर हम इतना तो देख ही सकते हैं कि वे अपने समय के आर्थिक सवालों को कैसे देख रहे थे और हमें आज के समय के आर्थिक सवालों को कैसे देखना चाहिए। अक्सर राजनीतिक नारों में सुनाई देता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, इन्हें किसी उद्योगपति के फायदे के लिए बेचा जा रहा है और दूसरा, इनके बेचने से आरक्षण भी चला जाएगा। इसके बाद भी कभी किसी चुनाव में सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण गंभीर राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक मुद्दों पर बहुत हल्के अंदाज में बात करते हैं। अब तो तरह तरह की कैश योजनाओं के आते ही सारे आर्थिक सवाल गायब भी हो जाते हैं। यहां इस पर बात होगी आपके आयोजन में नागपुर में कि बाबा साहब का आर्थिक रचना संसार कहीं पीछे छूट गया है। दरअसल इतना व्यस्त सार्वजनिक जीवन जीते हुए भी बाबा साहब का लिखित संसार, जो उन्होंने लिखा है, इतना व्यापक है कि समेटने के बाद भी छूटना संभव है। उनकी राजनीतिक, सामाजिक, संवैधानिक चिंतन का दायरा केवल बड़ा नहीं है, बल्कि आज भी उसकी प्रासंगिकता, जरूरत इतनी ज्यादा है जैसे उनकी सोच आज की सोच हो। आज जिस तरह से संविधान और उससे ज्यादा संवैधानिक मूल्यों पर हमला हो रहा है, बहुत जरूरी है और स्वाभाविक है कि बाबा साहब का नाम उसी संदर्भ में ज्यादा लिया जाए, लिया भी जाना चाहिए। मगर इस सवाल के साथ कि क्या बाबा साहब के विचारों से लैस जनशक्ति, आप इसे अंबेडकरवादी भी पढ़ सकते हैं, संविधान पर होने वाले हमले को रोक पाएगी? इसका जवाब जोश में कुछ और होगा, मगर व्यवहारिकता से देखेंगे तो बहुत उत्साहजनक नजर नहीं आएगा। भारत ही एक ऐसा देश है जहां संविधान के गीत गाए जाते हैं और इसका पूरा श्रेय अंबेडकरवादी आंदोलन को दिया जाना चाहिए। मगर भारत ही ऐसा देश है जहां किसी को भी उठाकर महीनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। किसी का कोई संवैधानिक अधिकार नजर नहीं आता। कोर्ट के फैसले से बुलडोजर से लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं और लोग तालियां बजाते हैं। संविधान की किताब बदली जाएगी तभी संविधान का बदलना माना जाएगा, यह सोच ठीक नहीं है। हर दिन एक एक कर संवैधानिक मूल्यों की ईंट खिसकाई जा रही है।
हम आज तक किसी भी स्तर पर चयन की संवैधानिक और विश्वसनीय व्यवस्था और प्रक्रिया नहीं बना पाए हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर कैबिनेट तक में हमें इन सवालों पर लौटना होगा कि बाबा साहब के संविधान का समर्थक होने का क्या मतलब है, राजनीतिक मतलब क्या है, आर्थिक मतलब क्या है। क्या हर दिन संविधान की बनाई व्यवस्थाओं के पतन का, संवैधानिक मूल्यों के दमन को देखते रहना है? बाबा साहब संवैधानिक शक्ति के सोर्स हैं, इसी तरह बाबा साहब आर्थिक शक्ति के भी सोर्स हो सकते हैं। लेकिन पहले हमें यह देखना चाहिए कि उन्हें केवल हम सोर्स ना बनाएं, उनसे मिलने वाली शक्ति दृष्टि जो राजनीतिक भी है और नैतिक भी है, इसके इस्तेमाल से समाज से लेकर राजनीति, सरकार से लेकर कॉरपोरेट में संवैधानिक व्यवस्था को बनाएं और बरकरार रखें। लेकिन इसकी प्रक्रिया बंद हो गई है। आर्थिक सवालों पर बाबा साहब के शोध ग्रंथों का अध्ययन बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की आर्थिक सोच अब किसी भी तरह की सोच की परवाह नहीं करती। कुछ लोगों की सोच है, उसमें जनता की भागीदारी बहुत कम रह गई है। कुछ समूहों का दबाव, जो आर्थिक समूह हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, कंसल्टेंट ग्रुप हैं, उनका ही ज्यादा है। अंबेडकर का रास्ता हमें यह बता सकता है कि आर्थिक सोच का तरीका भी संवैधानिक होना चाहिए, मतलब उसमें जन भागीदारी होनी चाहिए। आर्थिक नीतियां किसी विदेशी कंसल्टेंट के ड्राफ्ट से नहीं निकलनी चाहिए, केवल किसी नीति आयोग के बंद दरवाजे से नहीं आनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में या उसके पहले भी कितने बड़े आर्थिक फैसले हुए भारत में? क्या उसमें जन भागीदारी थी? नोटबंदी से लेकर तालाबंदी, जीएसटी से लेकर श्रम कानूनों में जो बदलाव हुआ, उसमें जन भागीदारी कहां है? और जब इनका विरोध हुआ तो कौन विरोध कर रहा था? किस तरह के मजदूर संगठन कर रहे थे? क्या मजदूर संगठन के साथ साथ अंबेडकरवादी संगठन भी इस विरोध में शामिल थे? इसका जवाब आपको देना है और खोजना है। अग्निवीर का फैसला कहां से आया है, कोई नहीं जानता। इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला हो गया। क्या इन सभी आर्थिक फैसलों को आप जन भागीदारी के साथ लिया गया फैसला मान सकते हैं? क्या यह काफी है कह देना कि जनता की चुनी हुई सरकार ने फैसला ले लिया? तो फिर सरकार चुनने के बाद क्या जनता खत्म हो जाती है? क्या संस्थाओं की भागीदारी पारदर्शी रही? रिजर्व बैंक को ही लेकर कई तरह के सवाल उठे, नोटबंदी से लेकर सरप्लस पैसे देने को लेकर। हाल की रिपोर्ट है कि रिजर्व बैंक ने 3 लाख करोड़ देने से मना कर दिया 2019 में, मगर चुनाव के बाद 2.25 लाख करोड़ दे भी दिया। अभी हाल में 87,000 करोड़ रुपए भी दिए। क्या रिजर्व बैंक की भूमिका बदली जा रही है, उस पर हमला हो रहा है? अगर यह अच्छा है, देश हित में है भी, तो इसे लेकर जनता के बीच और खासकर अंबेडकरवादी संस्थाओं के बीच किस तरह की बहस है, वहां से किस तरह की सोच निकलकर सामने आ रही है? मुझे लगता है कि इस आयोजन में इस पर भी रोशनी डाली गई होगी या डाली जाएगी। बाबा साहब के आर्थिक ग्रंथ बताते हैं कि आर्थिक सवालों पर सोचना भी सामाजिक और राजनीतिक कर्म है, बल्कि इन्हीं के साथ सोचते रहना होगा। आज केवल आर्थिक संकट का सवाल नहीं है, नए नए किस्म का आर्थिक तंत्र हमारे आसपास बन गया है। हर चीज अब डिजिटल है। देखने से लगता है और बताया भी जाता है कि इस पर हमारा कंट्रोल है, इससे हमारी आजादी है, मगर असली कंट्रोल तो सरकार का है, या सरकार से भी आगे जाकर किसी और का। सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाओं का है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। लेकिन जब से डिजिटल दुनिया आई है, आप खबरों को उठाकर देखिए, बैंकों की लूट बढ़ गई है। किस तरह से? पहले बैंक लूटे जाते थे, मगर अब लोगों के खाते लूट लिए जाते हैं। ठगी के ये गैंग नए जमाने के बैंक लुटेरे हैं। और दूसरी तरफ से कर्जों को माफ कर बैंकों को लूटा जाता है। इस पर भी बहस आम जनजीवन के बीच में बहुत कम है। तो आज का नागरिक आर्थिक रूप से ज्यादा असहाय है। इसी वजह से उसके आर्थिक अधिकार कमजोर हो रहे हैं। उसके पास जो आर्थिक संसाधन है, उसकी असुरक्षा बढ़ती जा रही है। अपने आर्थिक संसाधन को बचाने की चुनौती आज पहले से ज्यादा है। आप आर्थिक रूप से जब तक लोगों को मजबूत नहीं करेंगे, आप राजनीतिक रूप से भी मजबूत नहीं हो सकते। जरूरी है कि हम बाबा साहब के इन शोध ग्रंथों तक लौटें, बल्कि इन विषयों की परंपरा की ओर देखें कि कहां से भारतीय विचारकों ने
आर्थिक सवालों को देखना समझना शुरू किया। दादा भाई नौरोजी से लेकर रजनी पाम दत्त और आज के तमाम अर्थशास्त्री, चाहे अमर्त्य सेन हो या अभिजीत बनर्जी हो, रघुराम राजन हो या अरविंद सुब्रमण्यन या कौशिक बसु हो, इन सब की आर्थिक सोच और बाबा साहब की आर्थिक सोच में क्या बुनियादी अंतर है, हम यही नहीं जानते। आर्थिक विचारों के केंद्र में अंत में आम आदमी को ही रखना होगा। एक ऐसा आम आदमी जो जाति के बंधनों से आजाद हो, धार्मिक आधार पर नफरती पूर्वाग्रह से आजाद हो और एक स्वायत्त और समान आर्थिक क्षेत्र में अपनी क्षमता को आजमाने के लिए आजाद हो। और इसके लिए जरूरी है कि संवैधानिक संस्थानों के समक्ष वह आश्वस्त हो कि उसके अधिकार सुरक्षित हैं। मैं एक बार फिर से स्मृति शेष, मधुकर राव, तामगाडगे ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का भी जो आर्थिक चर्चा के इस सम्मेलन में भाग लेने आए। नमस्कार।